किसान संगठनों ने वापस से देशव्यापी आंदोलन का जो है आह्वान किया है और जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने की बात की है। इस बीच में लगातार एक बात सुनने में आ रही है कि ये कानून जो है ये असंवैधानिक है, क्योंकि कृषि या एग्रीकल्चर जो है ये राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने कैसे इस पर कानून बना दिया। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे संविधान में सूचियां क्या हैं, राज्य सूची क्या होती है, केंद्रीय सूची क्या है, और क्या वाकई में ये जो कानून है ये कृषि से संबंधित जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है और केंद्रीय सरकार को इस पर कानून बनाने का हक नहीं है क्या। आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो जब आप संविधान में अनुसूचियों को देखते हैं तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका स्केड्यूल या स्केड्यूल है, लेकिन जैसे कि अलेक्जेंडर को हमने हिंदी में अलक्षेंद्र और हॉस्पिटल को अस्पताल बोल दिया, वैसे ही स्केड्यूल या स्केड्यूल को आम बोलचाल में शेड्यूल बोलने की चलन है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं और बाद में संशोधन करते हुए संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इनमें से अनुसूची 7 यानी कि शेड्यूल या स्केड्यूल सिर्फ 7 है, उसमें 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट है जिसे हम संघ सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट। दूसरी सूची है जिसे स्टेट लिस्ट या राज्य सूची कहते हैं। तीसरी सूची है कॉन्करेंट लिस्ट या जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। अब इन सूचियों का क्या मतलब है कि जिस भी सूची में जो विषय दे रखे हैं, जैसे जो विषय संघ सूची में दे रखे हैं, यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं, उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक है। इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। टोटल 97 सब्जेक्ट जो हैं, 97 विषय केंद्रीय सूची में रखे गए हैं, जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय सरकार के पास है। फिर दूसरी सूची या सेकेंड लिस्ट जो है वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 66 कुल मिलाकर के विषय हैं, जिनमें केवल और केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तीसरी जो सूची आती है ये सूची है कॉन्करेंट लिस्ट या जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 47 विषय, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। अब अगर कॉन्करेंट लिस्ट, मैं समझाते चलता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई विषय है, दोनों को अधिकार है का क्या मतलब है? मतलब केंद्रीय सरकार उस पर कानून बना ले और राज्य सरकार उसमें संशोधन ले आए। अगर इन दोनों में कोई लड़ाई हो कि केंद्रीय सरकार का कानून काम करेगा या राज्य सरकार का कानून करेगा काम, तो हम देखेंगे सेक्शन 254 भारत के संविधान का वो क्या कहता है। तो 1 बाय 1 इन चीजों को मैं आपको समझाते चलता हूं। सबसे पहली बात, कृषि क्या राज्य सूची का विषय है? तो इसका उत्तर है हां, कृषि राज्य सूची का विषय है। और जब हम संविधान की 7वीं अनुसूची में जाते हैं और राज्य सूची देखते हैं तो 14वें नंबर का विषय जो है, 14th जो सब्जेक्ट है वो है कृषि से संबंधित बातें। देखिए स्टेट लिस्ट का 14th जो सब्जेक्ट है वो क्या कहता है। इसमें लिखा है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज। कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है। तो ये देखकर आपको स्पष्ट समझ में ये बात आई कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। तो फिर केंद्रीय सरकार ने इस पर कानून कैसे बना लिया? तो आपको बताऊं, 1954 में भारतीय संविधान में जो तीसरा संशोधन आया उसमें एक बड़ी बात जोड़ दी गई कॉन्करेंट लिस्ट में। हमको देखना होगा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का 33rd मैटर क्या है, फिर हम समझेंगे कि कृषि किसके अंदर आ रहा है। तो देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 33 क्या कहता है। सब्जेक्ट 33 में लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इसका सब क्लॉज ए कहता है द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ सच इंडस्ट्री बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंपोर्टेड गुड्स of the same kind as such products. Clause B कहता है foodstuffs including edible oil seeds and oils. तीसरा पॉइंट कहता है cattle fodder including oil cakes and other concentrates. D clause कहता है raw cotton whether ginned or unginned and cotton seed, and last point कहता है raw jute. तो जो 33rd सब्जेक्ट है उसका क्लॉज ए हिंदी में समझा दूं क्या कहता है। जहां संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है, वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में जिसका क्लॉज ख कहता है खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य, तिलहन और तेल आते हैं। क्लॉज ग कहता है पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य साराकृत चारे हैं।
क्लॉज घ कहता है कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, और बिनौले का। और क्लॉज ई कहता है कच्चे जूट का, व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, प्रदाय और वितरण। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब दोनों को पढ़ते हैं तो 14 नंबर का सब्जेक्ट कह रहा है स्टेट लिस्ट का कि एग्रीकल्चर जो है, और एग्रीकल्चर एजुकेशन है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का 33rd नंबर का क्लॉज कहता है फार्मर प्रोड्यूस, किसानों का जो उत्पाद है उसका ट्रेड और कॉमर्स, उसको बेचेंगे कैसे, उसको खरीदेंगे कैसे, उसका खरीदी बिक्री से संबंधित और भी जो चीजें हैं वो, इन सब का जो नियामन है, इन सब के लिए कानून जो है कौन बना सकेगा। कॉन्करेंट लिस्ट कहता है केंद्रीय सरकार बना सकेगी, राज्य सरकारें भी बना सकेगी। केंद्रीय सरकार के बनाए कानून पर राज्य सरकार संशोधन भी कर सकेगी। अब इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन जब इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम देखेंगे तो हमको साथ में स्टेट लिस्ट के दो सब्जेक्ट और देखने चाहिए, सब्जेक्ट 26 और सब्जेक्ट 27। ये सब्जेक्ट क्या कहते हैं मैं ये समझाऊं। सब्जेक्ट 26 कहता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33rd ऑफ लिस्ट 3rd, सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। और क्लॉज 27 कहता है प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एंट्री 33rd ऑफ लिस्ट 3, सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण। अब ये जो क्लॉज 26 और 27 हैं, जैसा कि मैंने बताया 1954 में 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बातें लाई गई, जहां स्पष्ट कर दिया गया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब्जेक्ट 33 ऑफ लिस्ट 3, मतलब संवर्ती सूची के 33वें जो सब्जेक्ट हैं उसके अधीन रहते हुए राज्य सरकारें ये सब कर सकेंगी। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड कोई भी नियम, कोई भी कानून केंद्र की सरकार बना सकती है। जी हां, केंद्र की सरकार बना सकती है। इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट तो है, लेकिन 1954 के अमेंडमेंट के बाद संवर्ती सूची का भाग हो गया है, मतलब केंद्र की सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। और इस मायने में देखें तो यह कानून असंवैधानिक नहीं है। अब समझते हैं ये कि अगर इन दोनों ही विषयों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, केंद्र की सरकार एक कानून लाती है, राज्य की सरकार संशोधन कर देती है, तो इसमें से मान्य कौन सा होगा। आइए जंप करते हैं आर्टिकल 254 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 254 रीड सेज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति हो तो क्या होगा। Sub Article 1 says that if any provision of a law made by legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament which parliament is competent to enact, or to any provision of any existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, when subject to the provisions of clause 2, the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such a state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to extent of the repugnancy, be void. क्या कहता है इस पर समझें कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, विद्यमान विधि अधिभावी होगी और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। तो अभी हमने सब क्लॉज 1 देखा, खंड 1 या उप अनुच्छेद 1 देखा, अनुच्छेद 354 का, जिसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि संसद ने अगर कोई कानून बना दिया और राज्य अगर उसके विरोध में कोई कानून बनाती है उस विधि की, कौन सी विधि के बारे में बात कर रहे हैं, 2 बातें की गई है। पहला, वो विधि जो संसद के दायरे में आती है, मतलब संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, अनुसूची 7 के सूची 1 में, या दूसरा वो विधि जो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास अधिकार है, केंद्र और राज्य के पास, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो राज्य के कानून पर वो अधिभावी होगी। लेकिन लिखा है सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 254। तो ये सब क्लॉज 2 क्या है, शून्य होगा तो कह दिया, लेकिन कहा है उपनुच्छेद 2 के अधीन रहते हुए। समझते हैं उपनुच्छेद 2 क्या है, फिर मैं पूरी बात को आपको समझाता हूं। सब आर्टिकल 2 रीड सेज वेयर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट
contains an provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by legislature of such a state shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that state, provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying, or repealing the law so made by the legislature of the state. उपनुच्छेद 2 कहता है, जहां राज्य के विधानमंडल द्वारा संवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो वह विधि उस राज्य में अधिभावी हो सकेगी, होगी। परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। अभी आपने संविधान के उपबंधों को देखा और सुना। मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, आसान भाषा में समझा देता हूं। अब समझिएगा, इसी मुद्दे को लेते हैं, कृषि वाले मुद्दे को। कृषि वाले मुद्दे को लेकर के कॉन्करेंट लिस्ट में आर्टिकल नंबर 33 या कहेंगे सब्जेक्ट नंबर 33 स्पष्ट कहती है कि कृषि उपज के संबंध में जो उसका वाणिज्य है, वितरण है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसके बारे में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। अब केंद्र की सरकार ने एक कानून बना दिया जिस पर राज्यों का विरोध है, तो आर्टिकल 254 कह रहा है कि राज्य उसमें संशोधन कर सकता है। लेकिन अगर राज्य उसमें संशोधन कर दे तो वो संशोधन शून्य होगा, मान्य ही नहीं होगा। वो कब मान्य होगा? 254 का सब आर्टिकल 2 कहता है कि अगर उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया गया है और राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तो उस राज्य में वो वाला कानून जो राज्य सरकार संशोधन लाई है वो लागू होगा। लेकिन उसका प्रोवाइडेड या प्रोवाइजो कहता है कि फिर भी केंद्र की सरकार उस कानून में भविष्य में संशोधन कर सकती है और उसको वापस से चेंज कर सकती है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। कैसा हुआ कि हमारे पास सीआरपीसी में है सेक्शन 125, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली लॉ कहना क्या चाह रहा है। बहुत आसान से, सीआरपीसी का सेक्शन 125 है चैप्टर 9 में, जो भरण पोषण की राशि के बारे में बात करता है कि किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया तो वह पति से भरण पोषण मांग सकती है। यह भरण पोषण की राशि कितनी होगी? तो जब हमारा ये सीआरपीसी नया आया था तो सीआरपीसी में पहले प्रावधान ये था कि 500 रुपए अधिकतम भरण पोषण की राशि हो सकती है। हमारी सीआरपीसी पहले 1898 में आई थी, फिर 1973 में आई है, तो 80s और 90s में ये रकम बड़ी होती होगी, तो कह दिया 500 रुपए जो है अधिकतम भरण पोषण की राशि मांगी जा सकती है, दी जा सकती है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इसमें संशोधन कर दिया क्योंकि सभी राज्य में लोगों की स्थिति एक समान नहीं है। तो यूपी में अलग अमेंडमेंट आया, राजस्थान में अलग अमेंडमेंट आया, मध्य प्रदेश में अलग आया, तमिलनाडु में, केरला में, अभी भी हर जगह अलग अलग अमेंडमेंट हैं। तो मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने उसमें अमेंडमेंट कर दिया और उसमें कह दिया कि 3,000 रुपए तक अधिकतम सीमा हो सकती है। ध्यान से समझिए, केंद्र सरकार क्या कह रही है? 500, और राज्य सरकार ने क्या कह दिया? नहीं, भरण पोषण की अधिकतम राशि 3,000 हो सकती है, जिसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। अब मध्य प्रदेश राज्य में 3,000 रुपए तक कोर्ट जो है भरण पोषण की राशि दे सकती है। कुछ समय बाद केंद्र की सरकार वापस संशोधन लेकर आई। सरकार ने उसमें लिख दिया कि नहीं, भरण पोषण की राशि उतनी होगी जितना कोर्ट ठीक समझे। ये किस पर डिपेंड करेगा? महिला की स्थिति पर, ये डिपेंड करेगा पुरुष की अर्निंग पर, ये सर्कमस्टेंसेस पर, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब यहां पर देखिए लगातार अमेंडमेंट है। पहला कौन लेकर आया कानून? केंद्र की सरकार। राज्य ने उसमें संशोधन कर दिया। तो पूरे देश में क्या लागू है? केंद्र सरकार का कानून, राज्य में वो वाला संशोधन लागू है। लेकिन केंद्र सरकार वापस से संशोधन लेकर आई और उसमें भाषा बदल दी। अब सब जगह वापस से केंद्रीय सरकार का कानून लागू होगा, उस राज्य में भी जहां पहले संशोधन से कोई दूसरी बात लागू थी। तो आपको स्पष्ट ये बात समझ में आई होगी, ये जो कृषि कानून है, पहली बात तो ये संविधान की दृष्टि से, लीगैलिटी की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार कानून लेकर आई है। केंद्रीय सरकार ने यह कह दिया है कि राज्य इसमें अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हैं। मतलब यह कि केंद्रीय सरकार यानी कि राष्ट्रपति उस मुद्दे पर राज्यों के संशोधन को मान्यता देने को तैयार है। और उस राज्य में क्या लागू होगा? उस राज्य में वो वाला कानून लागू होगा जो संशोधन के माध्यम से वो राज्य की सरकार लेकर आई है। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है, उसमें 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, कौन सी सूची में क्या बात लिखी हुई है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 254 उसको भी हमने बहुत ध्यान से समझा।
उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर से आपको बहुत सारी जानकारी सटीक मिल गई होगी। भ्रमित होने से बचें, देश के कानून को जानें।